नमस्कार साथियों मैंने अपनी वीडियो 16 में बताया था कि मैंने आसपास के गांवों के सरपंचों से ऐसा कैंडिडेट खड़ा करके एमएलए बनाने को कहा था जो अपने या अपने बीवी बच्चों के नाम कोई भी पैसा प्रॉपर्टी ना रखे। अगर उसके उसके बीवी बच्चों के नाम कुछ भी मिलेगा तो सभी गांव उसे जब्त कर लेंगे और बदले में सभी गांवों की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे जिताकर एमएलए बनाए और उसके बीवी बच्चों का पूरा ध्यान रखे। शॉर्ट में मेरा सुझाव ये था कि वो आदमी सारे गांवों का ध्यान रखता और सारे गांव मिलकर उस आदमी और उसके परिवार का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सरपंच या गांव के अमीर ने मेरा साथ नहीं दिया, तो उसके बाद मैं गरीबों के पास गया था। उनको भी मैंने यही कहा था कि उनमें से कोई आगे आए जो सारा सब कुछ छोड़कर लोगों के लिए काम करेगा और बदले में लोग उसे जिताएंगे, परंतु उनमें से भी कोई आगे नहीं आया। अब अगर कोई आदमी आगे आता तो मैंने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था कि कैसे हम घर घर जाकर उसका प्रचार करके उसे जिताएंगे, और चाहे उसके खिलाफ बीजेपी या कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, केवल हमारा ही आदमी जीतेगा, वो भी बिना ज्यादा रुपए खर्च किए। अब पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे अचानक ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी। देखिए, मान लीजिए किसी पार्टी को दिल्ली में अगले महीने होने वाला 70 एमएलए की सीटों का चुनाव जीतना है। तो आमतौर पर पार्टियां तीन चार गलतियां करती हैं। एक तो वो 4 साल तक सोती रहेंगी और इलेक्शन से 6 महीने पहले जाके प्रचार करेंगी और सोचेंगी कि लोग उन्हें वोट दे देंगे। दूसरे, जो उनके कार्यकर्ता दिल से पार्टी को पसंद करते हैं और घर घर जाकर उनका प्रचार करते हैं, उनको वो लोग इलेक्शन के टाइम पूछते भी नहीं, बल्कि उनकी जगह 5 स्टार होटल में बैठकर किसी ऐसे को पार्टी का टिकट दे देंगे जिसने कभी पार्टी के लिए कुछ काम तक नहीं किया। इसके अलावा एक गलती ये पार्टियां ये भी करती हैं कि पहले किसी को नहीं बताएंगी कि ये किसे टिकट देने वाले हैं, बल्कि सीट मिलने का लालच देकर सबको साथ ले लेंगे, और जब इलेक्शन के टाइम सीटों का बंटवारा होगा तो इन सब में लड़ाई होगी। और चौथी सबसे बड़ी गलती ये पार्टियां ये करती हैं कि जमीनी स्तर पे या लोगों के साथ इनका कोई संपर्क नहीं होता, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और न्यूज चैनलों पर ही बकवास करते रहते हैं। इसके अलावा एक पांचवी गलती ये भी करते हैं कि ना तो लोगों से उनकी समस्याएं पूछते हैं और ना ही उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये कह देंगे कि हम सत्ता में नहीं है, जब आएंगे तब मदद करेंगे। जबकि लोगों की 100 में से 90 समस्याएं तो ऐसी होती है जो अगर चाहे तो थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व हो सकती हैं। चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की सबसे अच्छी बात यही है कि उसने जगह जगह जाकर लोगों के साथ अपना संपर्क बनाया है। और अगर आप लोगों को यकीन ना आए तो दिल्ली में आके देख लीजिएगा, हमारे यहाँ इनके लोग जगह जगह आकर इनकी शाखाएं लगाते हैं और हर जगह इनके कार्यालय हैं। और अगर आपको आरएसएस या बीजेपी को हराना है तो उनकी तरह ही घर घर जाकर लोगों के पास रहना पड़ेगा और हमेशा उनके सामने दिखता रहना पड़ेगा, ताकि उन्हें आप पर भरोसा हो जाए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। अब ये कैसे होगा, मैंने इसी का तरीका यहाँ पर बताया है, और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके लिए घर घर जाकर भिक्षुओं की तरह प्रचार करे। देखिए, दिल्ली में लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर एक परिवार में मैं 5 आदमियों को मान लूं तो लगभग 70 लाख परिवार होंगे। अब अगर मैं इसे 70 एमएलए के एरिया में डिवाइड करूं तो एक एमएलए के एरिया में लगभग 1 लाख परिवार आते हैं। अब करना क्या आपको, जो 280 लोग आपके लिए काम करने को तैयार हुए हैं, उन लोगों की 4 4 की 70 टीम बनानी है और हर एक टीम को एक एमएलए का एरिया देना है। एक आदमी को हर रोज कम से कम 50 घरों में जाना है। इस प्रकार पूरी टीम एक दिन में 200 घरों को कवर कर लेगी। साथ ही उनको ये भी कह दो कि वो जिस भी घर में जाए या जिस भी आदमी से बात करे, उसका फोटो खींचकर शाम को आपके पास व्हाट्सएप भी करे, ताकि ये पता चलता रहे कि कौन वास्तव में काम कर रहा है और कौन काम करने का नाटक कर रहा है। इसके अलावा उनको ये भी बोल दो कि 4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो उन्हीं चारों में से किसी को उस इलाके की टिकट मिलेगी और वही वहां से चुनाव लड़ेगा। इससे वो लोग अपने आप ही पूरी लगन से आपका प्रचार करेंगे और साथ ही घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए मनाएंगे। और जिसको भी टिकट मिलेगी, बाकी 3 लोग ईमानदारी से उसका समर्थन करेंगे, ना कि उससे जलकर उसके खिलाफ खड़े होकर उसकी वोट काटेंगे। बल्कि हम चाहे तो 5 साल बाद उस इलाके का सर्वे भी करा सकते हैं, या उन लोगों को ये कह सकते हैं कि अपने साथ जो ज्यादा फॉलोवर लेकर आएगा उसको ही टिकट मिलेगी। वैसे ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब 5 साल तक वो चारों गली गली घूमकर एक दूसरे का साथ देंगे तो उनके अंदर ऐसी दोस्ती हो चुकी होगी कि ये इलेक्शन, वोट, राजनीति उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। तो इस प्रकार भले ही एक आदमी को एमएलए की टिकट मिले, लेकिन बाकी 3 लोग जीतने के बाद उसकी टीम का हिस्सा बनकर सारा काम संभालेंगे, तो उनकी वैल्यू भी एमएलए से कम नहीं होगी और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। इससे पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों के मन में पार्टी के प्रति वफादारी भी बढ़ेगी, और साथ ही पार्टी का भी नाम होगा कि वो लोग अपने वास्तविक कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे रहे हैं। अब इन टीमों के लोगों को हर रोज 50 50 घरों में जाकर 3 काम करने हैं। पहला तो उन्हें हर घर में जाकर लोगों को अपनी पार्टी और अपने एजेंडे के बारे में बताना है कि अगर वो सत्ता में आए तो कौन कौन से परिवर्तन करेंगे।
और अगर उसे पसंद आए तो उसका नाम नंबर नोट करके अपने रजिस्टर में भी रखो, साथ ही अपनी पार्टी और एजेंडों का एक पंपलेट उसके घर पर भी लगाओ। अब जो दूसरा काम इनको करना है वो है अपने खाने पीने और पोस्टर के प्रचार वगैरह का खर्चा निकालने का काम। देखिए, कोई भी पार्टी पानी पर नहीं चलती। एक दो कार्यकर्ता को पार्टी अपने खर्चे पर रख सकती है, लेकिन 280 लोगों की टीम को नहीं। और यही वजह है कि राहुल गांधी, मोदी या केजरीवाल कोई भी क्यों ना हो, अंत में उन लोगों को पैसे वालों को ही टिकट देनी पड़ती है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि इलेक्शन पैसों से नहीं बल्कि लोगों की वोटों से जीता जाता है। और वो लोगों की वोट उनके कार्यकर्ता खींच के लाते हैं, ना कि पैसा। इस तरह दिन रात मेहनत करने के बाद जब एक कार्यकर्ता को पार्टी से कुछ भी नहीं मिलता तो वो एक दिन में उसकी बुराई करना शुरू कर देता है और उसी पार्टी की सारी छवि खराब हो जाती है। पैसे कमाने के लिए पार्टियां दूसरे तरीके भी अपना सकती है, जैसे उन अमीर आदमियों को टिकट देने के बजाय इलेक्शन जीतने के बाद कोई टेंडर देने का वादा करके भी उनसे डोनेशन लिया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि घर घर जाकर लोगों से 2-2 4-4 रुपए लिए जाए, जो मैंने यहाँ पर बताया है। दरअसल एक आदमी जिन भी 50 घरों में जाएगा उसे 2-3 घर तो ऐसे मिलेंगे ही जहां पर उसकी विचारधारा लोगों को पसंद आए। उस आदमी को उन्हीं लोगों को उस दिन अपने आप को खाना खिलाने के लिए कहना है और साथ ही उन लोगों से 2-4 रुपए भी लेने हैं उस पोस्टर या पंपलेट के नाम के, जो वो उसके घर के बाहर लगाएगा। हमारे गांव में जब ये मांगने वाले आते हैं तो शाम तक 10-15 सूट और 400-500 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि 30-40 घरों में अगर कोई खाने के लिए कहेगा तो कोई ना कोई उसे खाने के लिए तो जरूर दे देगा। साथ ही एक पंपलेट 1 रुपए का छपता है तो 50 घरों में लगाने के लिए उसे केवल 50 रुपए के पंपलेट चाहिए, जो वो अगर 5 घरों में भी मांगेगा तो 10-10 रुपए करके उसे 50 रुपए आराम से मिल जाएंगे। इसको आप इस प्रकार भी देखिए, वो टीम हर रोज 200 घरों में जाती है, तो इस प्रकार 16 महीने में वो अपने पूरे इलाके के 1 लाख परिवारों को कवर कर लेंगे। और 16 महीने के बाद वो दोबारा पहले परिवार के पास जाएंगे उसको अपने बारे में बताने के लिए। अब अगर कोई आदमी 16 महीने में एक दिन आपके पास खाना खाने के लिए आए और आपसे 10 रुपए मांगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे मना करोगे। और कोई एक दो घर मना कर भी दे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब आप 50 घरों में जाएंगे तो 20-25 घर ऐसे जरूर होंगे जो आपको खाना भी खिलाएंगे और 10 रुपए की जगह 50-50 रुपए भी दे देंगे। तो इस प्रकार इस तरीके से उन 280 कार्यकर्ताओं के खाने पीने और प्रचार का सारा खर्चा निकल जाएगा और हमें पैसों की कमी की वजह से किसी ऐसे अमीर को टिकट देनी नहीं पड़ेगी जिसे पार्टी और उसकी विचारधारा से कोई मतलब ना हो। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इन 4 लोगों की टीम को करना है वो है लोगों के पास जाकर उनका दिल जीतना, और मैंने इसका तरीका भी सोचा हुआ है। देखिए, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इरादे अच्छे हैं या बुरे, या आप जीतने के बाद उनकी मदद करेंगे या नहीं। एक बार लोगों ने अगर आपको पसंद कर लिया तो फिर वो आपको ही वोट देंगे, चाहे आप काम करो या ना करो। और बीजेपी और मोदी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। अगर इन 4 लोगों को सच में लोगों का दिल जीतना है और उनकी वोट लेनी है तो केवल बातें करने से या उनके साथ बैठकर खाना खाने से काम नहीं बनेगा। इन लोगों को यह साबित करना पड़ेगा कि लोगों की मदद करना ही इनका मुख्य मकसद है, और झूठे नेताओं की तरह केवल बातें करके उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाना है, बल्कि वास्तव में उनकी मदद करके उनको साबित करके दिखाना है। नेताओं की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो कहते हैं कि अभी हम सत्ता में ही नहीं है इसीलिए कुछ कर ही नहीं सकते, अगर सत्ता में होते तो आपकी मदद जरूर करते। दरअसल ये चीज मायने नहीं रखती कि आप उनकी मुसीबत हल कर पाते हो या नहीं, मायने इस बात के होते हैं कि आपने उनकी मुसीबतें हल करने की कोशिश की और उनकी दुख तकलीफों में उनके साथ खड़े रहे। और यकीन मानिए, अगर आप दिल से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो बेशक आपको कामयाबी ना मिले, लेकिन वोट वो आपको ही देंगे। इसीलिए ये 4 लोग जिस भी किसी के पास जाएं उससे ये भी पूछे कि कोई पर्टिकुलर समस्या तो नहीं है जो उस आदमी या उसके मोहल्ले को परेशान कर रही है। दरअसल बहुत सी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो केवल उस पर्टिकुलर आदमी या मोहल्ले की होती हैं और जो केवल वहां पर जाकर उन लोगों से ही पता चल सकती हैं। कुछ समस्या वो ऐसी बताएंगे जो आप सोल्व ही नहीं कर सकते, जैसे हॉस्पिटल या सड़क नहीं है। अब नेता तो सीधे कहेगा कि जब सत्ता में आऊंगा तब बनवाऊंगा, लेकिन आप लोग इसको दूसरे तरीकों से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप वहां पर उन लोगों को परमानेंट हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए कोई रिक्शा लगवा सकते हो। साथ ही एमएलए के पास उस इलाके की सड़क या गलियां बनवाने के लिए एप्लीकेशन या फाइल लगा सकते हो। इसके अलावा वो लोग कुछ ऐसी समस्याएं भी बताएंगे जो केवल आपके 2-3 चक्कर काटने से सोल्व हो सकती हैं, जैसे किसी सरकारी दफ्तर में कागज जमा करवाना या एमएलए से बुढ़ापे की पेंशन वगैरह बनवाना। ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, अगर आप 2-4 दिन कहीं पर चक्कर लगाएंगे तो इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और अगर आपने मोहल्ले के 2-3 लोगों की भी समस्याएं सोल्व कर दी तो यकीन मानिए पूरे मोहल्ले में आपके काम की खबर होगी और पूरा मोहल्ला आपको पसंद करेगा।
साथ ही उसके बाद आपको घर घर जाकर लोगों से पंपलेट के लिए 10-10 रुपए मांगने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जिसके भी काम करो उसी से 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर पंपलेट का खर्चा निकाल सकते हो। और ना ही आपको खाना खाने के लिए किसी के घर जाने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि लोग मोहल्ले में ही आपका काउंटर लगाएंगे और वहीं पर आकर आपको खाना भी दिया करेंगे और पास आकर आपकी बातें भी सुना करेंगे। अब इस प्रकार वो लोग 16 महीनों में अपने इलाके के सभी 1 लाख परिवारों के पास चले जाएंगे और उनकी समस्याएं भी जान लेंगे और उन्हें अपने बारे में भी बता देंगे। अब इन 1 लाख परिवारों में 10-15 हजार ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, तो अगली बार आप उनके पास ना जाएं, केवल बचे हुए 85 हजार घरों में जाएं। देखिए, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो केवल आप में कमियां निकालते हैं और चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर ले वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को मनाने में कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी पूरी मेहनत उन लोगों की मदद करने में लगाए जो आप पर भरोसा करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं। साथ ही भारत में आधे लोग तो वोट ही नहीं डालते, इसीलिए आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। केवल इलाके के 30 से 40% लोगों ने भी अगर आपको पसंद कर लिया तो आप ही जीतोगे और केवल आपकी सरकार बनेगी। अब इस प्रकार पूरी दिल्ली में 5 सालों तक 280 आदमी अगर किसी पार्टी के लिए इस तरह काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जब इलेक्शन होंगे तो वो कम से कम 30-40 सीटें तो जरूर निकाल लेगी। साथ ही पार्टी और इन कार्यकर्ताओं को एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आप शुरू में 2-3 सीटों के अलावा ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाए या बिल्कुल ही कोई भी सीट नहीं निकाल पाए, तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हार मान जाओ और ये काम करना बंद कर दो। दरअसल आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दे कि आपको 2025 के चुनाव जीतने हैं या 24 के जीतने हैं या 29 के जीतने हैं। आप बस ये ध्यान रखो कि आपने अपना पूरा जीवन ही इस काम के नाम कर दिया है और इसके अलावा वो आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो लोगों के दिल जीतने के बजाय चुनाव जीतने पर ध्यान लगाते हैं और जब चुनाव में जीत नहीं पाते तो वो अपना काम छोड़कर हार मान लेते हैं। आपको बस यही गलती नहीं करनी है। आपको चुनाव के बजाय लोगों के दिल जीतने पर ध्यान देना है और हमेशा उनके पास रहना है, क्योंकि एक बार अगर लोगों ने आपको पसंद कर लिया तो फिर चाहे कोई भी चुनाव हो और कहीं पर भी हो, लोग केवल आपको ही वोट देंगे और आप ही जीतोगे। तो इस प्रकार अगर कोई पार्टी इस तरह काम करेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा हो, वो आरएसएस या बीजेपी सबको हरा देगी और केवल उसी की सरकार बनेगी। अब यहाँ एक चीज और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दरअसल इलेक्शन जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन जीते रहना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ समय के बाद लोगों का उससे मन भर जाता है और वो सोचते हैं कि इसे हटाकर किसी अगले को मौका देना चाहिए। और एमएलए बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आप जो लोगों के घर घर जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछते थे वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा भी है और एक ऑफिस भी है जहां पर बैठकर आपको सारा काम देखना पड़ेगा। तो इस केस में ये हो सकता है कि वो लोग वापस आपको भूल जाएं और किसी और को वोट देकर उसे जिता दें। तो यहाँ पर मैंने इसका भी तरीका सोचा था कि अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है तो जीतने के बाद भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वो जनता से जुड़ा रहे और उनकी समस्याएं लगातार उसके पास आती रहे। दरअसल हमारे यहाँ 50-60 गांवों पर एक एमएलए होता है। तो मैंने सोचा था कि चुनाव जीतने के बाद एमएलए की एक लोकल टीम बनाई जाए जिसमें हर गांव से 2-2 आदमी चुने जाएं। और इन 2 आदमियों को भी एमएलए नहीं चुनेगा, बल्कि गांव वाले खुद ही मीटिंग करके अपने में से 2 आदमियों को चुनकर उनका नाम एमएलए को भेजेंगे। अब इन आदमियों को 3-4 काम करने होंगे जिसके लिए इनकी टीम बनाई गई है। एक तो इन्हें अपने इलाके की जो भी समस्याएं हैं वो टाइम टू टाइम आकर एमएलए को बताते रहना है। दूसरा, गांव में लोगों को एमएलए से कई काम पड़ते रहते हैं, जैसे बुढ़ापे की पेंशन बनवाना, बिजली मीटर की परमिशन लेना वगैरह वगैरह। तो अब लोगों को इन कामों के लिए एमएलए के खुद चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट गांव के चुने हुए 2 आदमियों को दे दिया करेंगे और वो आदमी आकर एमएलए से साइन करा लिया करेंगे। हाँ, अगर उन 2 आदमियों से किसी गांव वाले की लड़ाई है तो वो खुद अपने कागज लेकर एमएलए से साइन कराने आ सकता है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए 2 आदमी चुनने की बात कही थी, क्योंकि एक के साथ अगर किसी की दुश्मनी है तो वो अपने कागज दूसरे को जाकर दे सकता है। इसके अलावा ये 2 आदमी भी केवल 1 साल के लिए चुने जाएंगे और हर साल इन 2 लोगों को हटाकर नए 2 लोगों को गांव की तरफ से एमएलए की वर्किंग टीम में भर्ती किया जाएगा। अब तीसरा काम इन लोगों का ये भी होगा कि ये एमएलए की टीम का हिस्सा बनकर उसके काम करने में भी उसकी मदद करें। मतलब अगर एमएलए को गांव में कोई बात बतानी है या गांव वालों का किसी काम में समर्थन लेना है तो इन लोगों का काम होगा कि ये गांव में जाकर उस बात का प्रचार करें और लोगों को उनकी मदद करने के लिए तैयार करें। मुझे पता आप लोगों को ये सरपंच सिस्टम लग रहा होगा, लेकिन ये उससे काफी अलग है।
दरअसल जो सरपंच चुना जाता है वो कई गांवों पर एक चुना जाता है और वो 5 साल के लिए चुना जाता है। साथ ही उसे बहुत सारा पैसा मिलता है करप्शन करने के लिए, जिससे कि वो काम कम और करप्शन ज्यादा करता है। परंतु यहाँ पर केवल 1 साल के लिए आदमी चुना जाएगा और उसे केवल आधा गांव संभालने के लिए मिलेगा, और साथ ही जो भी टेंडर या ठेका मिलेगा उसमें दूसरा आदमी भी शामिल होगा, तो करप्शन की संभावना कम होगी। इसके अलावा सरपंचों को सैलरी भी मिलती है, जिसके लालच में वो सरपंच बनते हैं, परंतु इन लोगों को इस काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार इलेक्शन जीतने के बाद भी एमएलए का गांवों से सीधा संपर्क रहेगा और वो लोगों की मदद करता रहेगा, जिससे लोग उसके बजाय किसी दूसरे को नहीं चुनेंगे और वही नेता बना रहेगा। तो भाई ये पूरा सिस्टम था जो मैं बनाना चाहता था। अगर मुझे ऐसे आदमी मिलते जो अपना सब कुछ छोड़कर देश और राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए तैयार होते। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे अचानक इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग ये वीडियो देखकर सोचेंगे कि कहीं मैं राजनीति में तो आने की नहीं सोच रहा हूं। तो भाई ऐसा नहीं है। ना मेरा अभी राजनीति में आने का इरादा है, ना कभी पहले था और ना कभी होगा। दरअसल 10 महीने पहले इंडिया गठबंधन के लोग आए थे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का प्रचार कराने के लिए। तो मैंने उस समय भी उनसे यही कहा था कि अगर मैं राहुल गांधी के लिए अपना सुख चैन छोड़कर उसका प्रचार करूंगा तो क्या वो मेरे लिए अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी छोड़ सकता है। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया। और अगले महीने एमएलए के चुनाव है, तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे। वो भी अपना प्रचार करने की कह रहे थे। तो मैंने उनसे भी यही पूछा कि क्या मोदी और उसके कैंडिडेट हमारे लिए अपना पैसा प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, तो उन्होंने भी मना कर दिया। दरअसल मेरी नजर में राहुल गांधी, मोदी, मायावती, केजरीवाल सब एक जैसे हैं। कोई मुसलमानों के नाम पे डरा रहा है, तो कोई ब्राह्मणों के नाम पर, तो कोई संविधान खत्म होने के नाम पर। लेकिन वास्तव में ये सब पूंजीवादी लोग हैं जो केवल एक दूसरे को इसलिए हराना चाहते हैं ताकि खुद सत्ता में आकर अपनी तिजोरियां भर सकें। अगर ये लोग इतने ईमानदार होते तो 70 सालों से जब ये सत्ता में थे तब इनको याद नहीं आया कि संविधान खतरे में है। अब जब इनकी सरकार चली गई तो अचानक इन्हें संविधान और लोगों की याद आ गई। इन सब की एक दो राज्यों में सरकारें हैं, और जब मैं वहां के हालात देखता हूं तो वहां पर भी मुझे लोगों की जिंदगी में कोई खास सुधार दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए अगर इन लोगों को सत्ता हासिल करने के लिए आपस में लड़ना है तो बेशक लड़े, लेकिन मैं इनकी लड़ाई का हिस्सा बनकर अपना सुख चैन बर्बाद नहीं करूंगा। इसके अलावा मेरे 2-3 साथी भी मुझे कई बार बोल चुके हैं कि हमें सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं बार बार उनको मना कर देता हूं। अब चूंकि मेरा संगठन थोड़ा बढ़ने लगा है तो मुझे डर है कि मेरे बाद जो अगले ऐड बनेंगे कहीं वो इसका मकसद नास्तिकता और समाजवाद को हटाकर केवल सत्ता में आना ना कर दे, जैसे बाकी पार्टियों ने कर दिया है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर फ्यूचर में कभी भी हमारे संगठन का कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ता है तो उसको आप तभी वोट दे जब वो इस वीडियो में बताए हुए तरीके के हिसाब से काम करे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।